नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बस अब से थोड़ी ही देर में शाम 7 बजे जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक शुरू होने वाली है और जीएसटी लागू होने के 2 हफ्ते बाद आज जीएसटी काउंसिल की ये बैठक होगी। ये जीएसटी काउंसिल की 19वीं बैठक है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और आज की इस बैठक में जीएसटी लागू करने की राह में आई दिक्कतों पर चर्चा होने की उम्मीद है। 30 जून को हुई काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि अगली बैठक 5 अगस्त को होगी, लेकिन उसे टाल दिया गया। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद सरकार इंडस्ट्री की शंकाओं को दूर करने के लिए कई बार सफाई जारी कर चुकी है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आडिया ने 6 दिन की जीएसटी मास्टर क्लास भी ले चुके हैं। मेरे साथ आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, शाम 7 बजे यहाँ जीएसटी काउंसिल की जो ये बैठक होगी, किन किन मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो सकती है? ट्रेडर्स हैं काफ़ी उत्साहित हैं और उनको लगता है कि जो उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर आज उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस पर विचार हो सकता है। खासतौर से बात करें तो जो ट्रेडर्स टेक्सटाइल में डील करते हैं उनको लेकर वो काफ़ी उत्साहित हैं और पूरा एक तरह से देखें तो ट्रेडर्स ने पूरा एक दबाव बनाया हुआ है कि जो 5% जो कपड़े पर टैक्स लगाया गया है उसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो ये एक मुद्दा है, लेकिन जो वित्त मंत्रालय ने बैठक जो ये जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, खासतौर से ये तमाम जितने भी 1 जुलाई से जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था उस इम्प्लीमेंटेशन और तमाम जो राज्यों और केंद्र के साथ जो दिक्कतें हो रही थी या जो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है, किस कदर हुआ है, उसको एक कह सकते हैं कि रिव्यू बैठक, समीक्षा बैठक करने के लिए की गई है और इसीलिए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया गया क्योंकि स्टेट लेवल पर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी और अभी तक जो देखें अगर अकाउंट अपडेट करने की बात है या जो 24 तारीख से शुरू होगा उसको लेकर भी कुछ शिकायतें थीं। इसके अलावा पिछले दिनों कई बार वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई जारी की गई और एजुकेशन हो सेक्टर, चाहे गोल्ड हो, इन तमाम चीज़ों पर बार बार ये लीगल टैक्सेस, लीगल चार्जेस को लेकर भी इशू था। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर एक राज्यों को एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो ये तमाम बैठक जो हो रही है आज, उसमें यही मुख्य एजेंडा है कि जो अभी तक जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है किस लेवल तक हुआ है, कितनी उसमें सफलता मिली है, कहाँ खामियां हैं, उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट के लिए। शाम 7 बजे आपके पास फिर से लौटेंगे और इस पर ज्यादा अपडेट भी हम लेंगे। इंसॉल्वेंसी मामले में गुजरात हाईकोर्ट से एसआर स्टील को तगड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने आरबीआई के खिलाफ एसआर स्टील की याचिका खारिज कर दी। एसआर स्टील के खिलाफ आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसे कंपनी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश से न सिर्फ एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी, बल्कि बाकी 11 कंपनियों के एनपीए रिकवरी में भी मदद मिलेगी। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा झटका, नहीं मिली एसआर स्टील को राहत, इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया रहेगी जारी। एसआर स्टील को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। एसआर स्टील की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। दरअसल एसआर स्टील के खिलाफ आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसे कंपनी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश से न सिर्फ एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया जारी होगी, बल्कि बाकी 11 कंपनियों के एनपीए रिकवरी में भी मदद मिलेगी। आरबीआई ने एनपीए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बड़े एनपीए खातों को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट कोड के तहत रिकवरी का आदेश दिया था। इन 12 खातों पर कुल एनपीएस का 25% हिस्सा है। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट में दलील दी थी कि एसआर स्टील 14 जून को ही कोर्ट क्यों नहीं गई, जबकि 13 जून को आईबीसी में जाने का निर्देश दिया गया था। एसबीआई को 22, 23 और 27 जून की बैठक के बाद चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में एसआर स्टील पर कार्रवाई की बात साफ थी। एसआर स्टील ने कोर्ट में इसे नकारा, जो बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी ओर एसआर स्टील ने कोर्ट में दलील दी कि कंपनी को 22 जून को एसबीआई ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था कि आप आईबीसी में जा सकते हैं। चिट्ठी में कहीं भी आरबीआई के निर्देश का जिक्र नहीं था। 15 जून को आरबीआई ने आईबीसी के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। 22 जून को एसबीआई ने आईबीसी के तहत जाने का फैसला किया, लेकिन कोर्ट ने एसआर स्टील की दलील को खारिज कर दिया।
जाहिर है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद बाकी एनपीएस की वसूली के लिए आरबीआई अब सख्त कदम उठा सकेगा। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और मेरे साथ केतन जोशी अहमदाबाद से ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। केतन, तो क्या ये माना जाए कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से आरबीआई का हाथ मजबूत हुआ है और एनपीए की समस्या सुलझाने में अब और तेजी आएगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, आरबीआई का हाथ मजबूत हुआ है और उनके चलते हर बैंक भी मजबूत हुई है, क्योंकि अब सीधी ऐसी कोई कंपनी जो कि दिवालियापन के कगार पर खड़ी होगी, उन पर तुरंत ही बैंक है वो आईबीसी के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। और सिर्फ एसआर स्टील के खिलाफ ये फैसला नहीं है, लेकिन ऐसी 12 कंपनी है उनको मिलाकर तो तुरंत ही उन पर कार्रवाई होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उनके तहत आईबीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत ही बड़ा आज फैसला है उन बैंकों के लिए कि जो हजारों करोड़ का पैसा है उनका डूब गया है। और आरबीआई ने यही दलील की थी गुजरात हाईकोर्ट के सामने इससे पहले कि ये पैसा है 7.5 लाख करोड़ का जो बकाया है कुल, ये जनता का पैसा है, तो इस पर जल्दी से जल्दी फैसला आना चाहिए और ये आरबीआई के हक में आना चाहिए। और ठीक ऐसा ही हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई भी मजबूत हुई है और आरबीआई के निर्देश पर अब बैंक भी ऐसी दिवालिया होने के कगार पर खड़ी कंपनियों के खिलाफ एनसीएलटी में केस ले जाएगी और 180 दिन में ही उस पर फैसला लेगी। तो एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक फैसला है। और जो बैंकों की रिकवरी की जो दिक्कतें आ रही थी, जो उनके लाखों करोड़ कंपनियों के पास थे, वो जल्दी से जल्दी रिकवर करने का यहाँ से रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केतन जोशी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब देखिए, अगर आप आधार कार्ड बनवाने से चूक गए हैं तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके घर के पास के बैंक में अब आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने इसकी शुरुआत आज से ही कर दी है और सरकार ने 31 अगस्त तक 12,000 बैंक ब्रांचों में आधार केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। बैंकों में आधार कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाया जा सकेगा। आपको जल्द ही आधार कार्ड बनवाने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इतना ही नहीं, लंबी लंबी लाइनों में लगने से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब आधार कार्ड आपके घर के पास के बैंक में ही बनेगा। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। देश के 2 बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में आज से आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि आज सिर्फ 2 ब्रांच में ही आधार कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे देश भर में बैंक में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार ने 31 अगस्त तक 12,000 बैंक ब्रांचेज में आधार केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। बैंक में आधार कार्ड बनने से बैंक ग्राहकों की परेशानी कम होगी। देश में करीब 12,000 बैंक ब्रांच में इस तरह के आधार केंद्र की एक सुविधा रहेगी, जो कि किसी भी ऑफिस आवर्स के टाइम में बैंक का जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स होता है, उस बिजनेस आवर्स में जाकर के लोग अपना आधार इनरोलमेंट का काम करा सकते हैं। और हमने ये भी बताया है कि आधार इनरोलमेंट वो फ्री रहेगा। सरकार आधार कार्ड बनाने के लिए तेजी से मिशन मोड में काम कर रही है। फिलहाल देश भर में 112 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार नंबर है, यानी देश की कुल जनसंख्या के 88% लोगों के पास आधार है। दरअसल सरकार सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ना चाहती है, इसलिए तेजी से आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा है। देश में अभी फिलहाल 110 करोड़ बैंक खाते हैं और अभी तक 60 लाख बैंक अकाउंट आधार से जुड़ चुके हैं। सभी अकाउंट आधार से जुड़ने के बाद सरकारी सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खाते में जाएगी, जिससे लोगों का ही फायदा होगा। अब 110 करोड़ बैंक अकाउंट को अगर वेरीफाई करना हो तो ये बहुत ही बड़ा एक काम है, जिसमें कि पूरे देश की सभी जनता को एक सुविधा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये एक निर्णय लिया गया है। फिलहाल कई सर्विसेज के लिए आधार कार्ड जरूरी है, जिसमें नया बैंक खाता खुलवाना, 50,000 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन, पैन कार्ड, IT रिटर्न भरना, LPG केरोसिन सब्सिडी, स्कॉलरशिप, फसल बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। यहाँ तक कि अगले साल से मोबाइल कनेक्शन के लिए भी आधार जरूरी होने जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में ज्यादातर सर्विसेज आधार से लिंक होने वाली हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो बैंक जाइए और अपना आधार कार्ड बनवाइए।
अब तक 66% बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है 31 दिसंबर तक सारे बैंक खातों को आधार से जोड़ना है। अब बैंक में ही आधार मिलने से इसको लिंक करना काफी आसान हो जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। आधार को लेकर राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार, सरकारी स्कीम में आधार जरूरी हो या नहीं, ऐसे ही मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में 18 और 19 जुलाई को सुनवाई होगी। ये सुनवाई 5 जजों की बेंच करेगी। दरअसल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने 7 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से आधार से जुड़े मामलों में जल्द सुनवाई बड़ी बेंच में करने की अपील की थी। इसके बाद 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। इससे पहले 27 जून को 2 जजों की बेंच ने सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था जिसमें सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए आधार को जरूरी किया गया था। दरअसल कोर्ट में सरकार ने इस बात का भरोसा दिया था कि आधार के बिना भी लोगों को सरकारी स्कीम का फायदा मिलेगा। आधार से जुड़ा दूसरा मुद्दा निजता का है। सुप्रीम कोर्ट निजता के आधार से जुड़े मामले पर भी सुनवाई करेगा। रिलायंस जियो डेटा लीक मामले पर यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे का कहना है कि इस मामले की इंक्वायरी हुई जिसमें पता चला कि आधार नंबर लीक नहीं हुआ। जिस वेबसाइट ने डेटा हैक किया उसने भी आधार नंबर लीक नहीं होने की बात मानी। अजय भूषण पांडे के मुताबिक आधार का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, हमें ये पता लगा कि जो वेबसाइट है जिसने ये डेटा क्लेम किया है, ये उसमें कहीं पर भी आधार नंबर है नहीं। तो मुझे लगता है क्या कि इस तरह की जो एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं बाहर में कि ये जो डेटा लीक हुआ है वो उसमें आधार है, तो एक तो उसमें कहीं पर आधार नंबर कहीं पर दिखा नहीं है और उस वेबसाइट वालों ने भी ये क्लेम किया है कि इसमें हमारे पास कोई आधार का डेटा हमारे पास है नहीं। नंबर 1 है, आधार के पास जो भी डेटा है, जो भी बायोमेट्रिक्स है या जो भी डेटा है, वो बिल्कुल सुरक्षित है और सेफ है। बाजार ने आज नया रिकॉर्ड स्तर बनाया और निफ्टी पहली बार 9900 के स्तर के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक पहली बार 24,000 के पार बंद हुआ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुस्त कारोबार देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 54 और निफ्टी 30 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, आईटी, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली और बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एफएमसीजी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। एनएसई के नए एमडी सीईओ विक्रम लिमय ने आज से एक्सचेंज का कार्यभार संभाल लिया है। लिमय ने कहा कि उनका फोकस रेगुलेटरी मामलों को सुलझाने पर रहेगा और वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ रिश्ते सुधारेंगे। लिमय के मुताबिक एनएसई आईपीओ में अभी रेगुलेटरी दिक्कतें हैं और इन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लिमय ने कहा कि सेबी के साथ बातचीत करके को-लोकेशन मामला सुलझाना उनकी प्राथमिकता है। सर, सबसे पहले प्राथमिकताएं हम समझना चाहेंगे। काफ़ी सारी दिक्कतों में एनएसई बार बार अच्छी वो खबरों में नाम नहीं आया, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इसे ठीक करने में? बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, प्रायोरिटी is to resolve the co-location issue and any regulatory issues surrounding that. आपने co-location कहा कि co-location का मुद्दा निपटाना आपकी प्राथमिकता में होगा, उस पर अभी क्या स्थिति है रेगुलेटर्स की ओर से और एक्सचेंज के बीच में क्या ताज़ा स्थिति है? काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं over the last few months. There have been various reports that have been prepared. SEBI is also in the process of doing its own investigation. So once all the reports and all the investigations are complete, there will be a discussion with SEBI in terms of how quickly we can resolve this issue. It has been proposed to SEBI as well that we would like to propose a consent process if we are able to resolve this issue. But that is a conversation that we have to still have. We have to go through a formal process of writing to them about a consent, and whether SEBI agrees to looking at this from a consent perspective or not is really their prerogative. So I cannot really comment on whether SEBI will agree to a consent or not. It will certainly be our endeavor to try and resolve this as quickly as possible, and consent is one of the fastest ways of doing that. क्या ये माना जाए कि कोलोकेशन का मुद्दा या कंसेंट के जरिए सुलझ जाने के बाद ही शायद आईपीओ में अब गति आएगी? That is absolutely correct. इसलिए मैं आईपीओ टाइमलाइन के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज को कितना टाइम लगता है उसके हिसाब से आईपीओ टाइमलाइन फाइनलाइज कर सकते हैं। इमेज पे की जो सबसे बड़ी जो चोट पहुंची थी वो बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच था, वो जो रिसेंटली हुआ। आपने प्रोसेसेस की बात की कि आपकी प्रायोरिटी में है,
तो अभी क्या कोई आपको ऐसी खामियां नजर आई हैं कि जो शायद दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी, या नहीं? देखिए, अभी ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। नहीं, जो मुझे बताया गया है ये टेक्निकल ग्लिच के बारे में, टेक्नोलॉजी ग्लिच के बारे में, दैट इट इज़ रियली अ वन ऑफ इवेंट दैट हैज़ नॉट हैपेंड इन द लास्ट so many years. So there is an analysis that is being done to figure out the root cause. That will get discussed with the Standing Committee on Technology of the NSE, after which details of what the causes are and what steps have been taken to make sure that it doesn't happen in the future. Both will be shared with SEBI and with the ministry. So I can't get into more details because this is my first day here. I will have to get into more details surrounding exactly what happened. But from what I'm told, they are in the process of getting to the root cause and sharing that with the appropriate authorities. उबर और ओला को एक और कॉम्पिटिटर मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक महिंद्रा ग्रुप भी कैब एग्रीगेटर के बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रही है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन पहले ही कह चुके हैं कि मौजूदा समय में पर्सनल कारों की भूमिका कम होने वाली है, खासतौर से मेट्रो शहरों में। आनंद महिंद्रा ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को ग्रोथ अब कैब एग्रीगेटर कंपनियों से मिलने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कैब एग्रीगेटर में उतरकर उबर और ओला की तरह नुकसान नहीं उठाना चाहते। हम आपको बता दें कि पिछले साल महिंद्रा ने ओला को 40,000 कारें सप्लाई करने का समझौता किया था। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टैग अब आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक सेल्फी फर्स्ट टैग सिस्टम लॉन्च किया है, जहां आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपनी गाड़ी के RC अपलोड कर घर बैठे RFID टैग खरीद पाएंगे। इसके लिए आपको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करनी होगी। बता दें कि गाड़ियों पर RFID टैग लगाने से किसी भी टोल पर आप बिना रुकावट सफर कर सकते हैं। और कैसा है सेल्फी फास्ट टैग और कैसे इसे आप पा सकते हैं, ये आपको अनुराग बता रहे हैं। टोल प्लाजा पे जो लंबी लंबी लाइनें लगती है उससे निजात पाने के लिए RFID टैग लगाए जाते हैं, फास्ट टैग लगाए जाते हैं, लेकिन उस टैग को पाने के लिए भी आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस सेंटर पे जाना पड़ता है, अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और उसके बाद वो आपको टैग मिलता है। लेकिन इक्विटास ने NPCI के साथ मिलकर एक नई सेवा शुरू करी है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप खुद ही इस वेबसाइट पे जाकर इस टैग को रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी जो गाड़ी की RC बुक है उसकी फोटोकॉपी डाल सकते हैं और इसलिए इसको सेल्फी सर्विस भी कहा गया है। तो और ये जो टैग है सीधा आपके घर पे आ जाएगा। इससे कंज्यूमर को कितना फायदा होगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है इक्विटास के MD एंड CEO PN वासुदेवन सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, नई जो सर्विस आपने शुरू करी है इसको सेल्फी के साथ भी जोड़ा है, किस लिए? क्योंकि सारा देश तो सेल्फी में चल रहा है अभी। सो जो RFID टैग जो दे रहे हैं फास्ट टैग, टिल नाउ बैंक्स यू हैव टू अप्रोच अ बैंक को अप्रोच करना है और बैंक में कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको फिल करके देना है, तो फिर 10-15 दिन के बाद वो टैग देगा। तो हम सोचे क्यों बैंक को अप्रोच करना है कस्टमर, क्यों वो सेल्फ सर्विस नहीं कर सकता है, क्यों वो सेल्फी नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ सोचा। और हमारा डिजिटल टीम कुछ इनोवेशन में आ गया और हमारा वेबसाइट में अब आज एक आइकन डाला है। उस आइकन को क्लिक करने से एक फॉर्म आएगा, तो कस्टमर उस फॉर्म को फिल कर सकता है और RC बुक का स्कैन करके उसका अटैच करके वो वॉलेट भी क्रिएट कर सकता है। जब वॉलेट क्रिएट होता है तो उसका कहीं भी बैंक में पैसा हो, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा हो, वहाँ से पैसा लेके वो वॉलेट में डाल के फिर हमको भेज सकते हैं। हम जब व्हेन वी रिसीव इट तो हम थोड़ा कुछ ड्यू डिलिजेंस करके सब ठीक है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और टैग उसका सीधा घर पहुंचते हैं। एयरटेल, इंडिया पोस्ट और पेटीएम के बाद अब फिनो ने भी पेमेंट बैंक की शुरुआत कर दी है। आज मुंबई में फिनो पेमेंट बैंक का लॉन्च हुआ। मार्च में RBI से मंजूरी के बाद फिनो देश का चौथा पेमेंट बैंक है। इसमें BPCL, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड और इंटेल कैपिटल जैसे दिग्गजों की हिस्सेदारी है। कंपनी की योजना डिजिटल और फिजिकल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अपना बिजनेस बढ़ाने की है। कंपनी पेमेंट बैंक में खातों पर 4% का ब्याज देगी। ग्रामीण क्षेत्रों और 30 शहरों में कंपनी 400 शाखाएं खोलेगी, जो 2018 में बढ़ाकर 500 करने का इरादा है। रूरल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के तहत फिनो 5000 आधार संचालित माइक्रो ATM हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में लगाएगा।
बैंकिंग की जो ज़रूरत है, जैसे जैसे आप शहर से बाहर जाते हैं, गांव में जाते हैं, वहाँ पे ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं और वो कस्टमर चाहता है अच्छी सर्विस मिलने को, बट क्योंकि बैंक्स हैं, सारे इकोसिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक पर्टिकुलर रीजन को ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा जो फोकस है वो वेस्ट टू ईस्ट है और वो जो सेंट्रल इंडिया है जहाँ पे हम देखते हैं कि बैंकिंग की सुविधा थोड़ी सी कम है, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करके बैंकिंग की सुविधा को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में सरकारी हिस्सेदारी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर दोनों कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है। ऑयल इंडिया में सरकार की 66% हिस्सेदारी है और सूत्रों का कहना है कि आईओसी पूरी हिस्सेदारी को खरीदने की इच्छुक है। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है कि ऑयल इंडिया की शंकाओं का समाधान कैसे होगा, क्योंकि ऑयल इंडिया ने डील को लेकर कुछ आशंकाएं जताई हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियां बिजनेस के फ्यूचर को देखते हुए कुछ इंतजार करने के मूड में है। क्या आप जानते हैं कि कई बार डॉक्टर जानबूझकर आपके लिए महंगी दवाएं लिखते हैं, जानबूझकर आपकी जेब को चपत लगाते हैं। डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए फार्मा कंपनियां उन्हें रिश्वत देती है, अपने ब्रांड की दवा लिखने के लिए तरह तरह के लालच देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार दवाओं की बिक्री को लेकर ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके बाद दवा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत नहीं दे पाएंगी। डॉक्टरों से डील करने वाली कंपनियों पर न केवल आर्थिक जुर्माना लगेगा, बल्कि दोष साबित होने पर उनकी दवा की बिक्री बंद भी की जा सकती है। दवा कंपनियों पर कसेगी नकेल, डॉक्टरों से नहीं कर पाएंगे डील, डॉक्टरों को तोहफे का खेल होगा बंद। आने वाले वक्त में आप अपने दवा के खर्च में कुछ कमी की उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आपको बेवजह महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उन कंपनियों पर सख्ती बरतने जा रही है जो डॉक्टरों को तोहफे देकर अपनी दवाओं की मार्केटिंग और प्रमोशन कराती हैं और इस तरह मोटा मुनाफा कमाती हैं। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक डॉक्टर्स को अपने प्रिस्क्रिप्शन पर दवा के ब्रांड लिखने की मनाही है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर अक्सर कुछ चुनिंदा ब्रांड की ही दवाएं लिखते हैं, क्योंकि बदले में दवा कंपनियों से उन्हें गिफ्ट, फॉरेन ट्रिप, कैश या दूसरी तरह का आर्थिक फायदा मिलता है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। सरकार मौजूदा यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को एक कानून के तौर पर लागू करने वाली है। कानून में गिफ्ट देना, यात्रा का खर्च उठाना, आवभगत का खर्च उठाना, नकदी देना या किसी और तरह से आर्थिक फायदे देना मना होगा। कंपनियां नियम नहीं मानेंगी तो उनकी सबसे ज्यादा आमदनी वाली दवा की बिक्री रोकी जा सकती है या आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियम तोड़ने की स्थिति में कंपनियों के एमडी, सीईओ या टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दवाओं की बिक्री का तौर तरीके की निगरानी अभी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से होती है, जिसके तहत दवा कंपनियां खुद और उनसे जुड़े संगठनों पर नैतिक तरीके से दवाओं की मार्केटिंग का जिम्मा है। ये कोड 1 जनवरी 2015 से 6 महीने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी तरीके से लागू होना था। बाद में इसकी समीक्षा होनी थी, लेकिन दवा कंपनियां इस पर ठीक से अमल करने में नाकाम रही। सरकार ने दवा कंपनियों को इसे ठीक करने का लंबा वक्त दिया। आखिरकार अब इसे कानून के तौर पर लाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि देश में करीब 80% दवाएं जेनरिक हैं, मतलब इन पर कोई पेटेंट नहीं है, लेकिन कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए इसकी ब्रांडिंग करती हैं। फिर इसी ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए 15 से 20% तक डॉक्टरों और अस्पतालों पर खर्च करती हैं। केमिस्ट और सेल्स चेन के दूसरे हिस्सों को भी 20 से 30% तक मार्जिन दिया जाता है। यानी कई बार दवा की कीमत का आधा पैसा केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाम पर ही जोड़ दिया जाता है। दवाओं की मार्केटिंग पर मौजूदा कोड के कानून बनने से सरकार के जेनरिक दवाओं की मुहिम को फायदा मिल सकता है, क्योंकि लालच खत्म होने पर मुमकिन है कि डॉक्टर क्वालिटी और ब्रांड के भरोसे को देखकर दवाएं लिखेंगे, न कि दवा कंपनियों की ओर से मिलने वाले कमीशन या फिर किसी और तरह के इंसेंटिव को ध्यान में रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग का काम खत्म हो गया। 20 तारीख की वोटों की गिनती का काम होगा और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसद भवन के कमरा नंबर 62 में वोट डाले। सांसदों ने भी संसद भवन में लाइन में लगकर अपना वोट डाला। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद और यूपीए की तरफ से मीरा कुमार राष्ट्रपति की रेस में हैं। पहली बार चुनाव आयोग ने मतदान के लिए अपना विशेष
पेन दिया। सांसदों के बैलेट पेपर का रंग हरा रखा गया, जबकि विधायकों के बैलेट पेपर का रंग पिंक था। मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। हालांकि रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। और न्यूज़ एट 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।